गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर अपना नेशनल इनकम वाला चल रहा था, जिसमें हमने अपना 14 नंबर चैप्टर हमने कर लिया था और 15 नंबर जो चैप्टर है वो इस सेशन में अपने जो है सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम जो अपना चैप्टर नंबर जो है 16 राष्ट्रीय आय का मापन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, उसका मेजरमेंट, उसका मापन हम किस तरीके से करते हैं वो हम सारा पढ़ने वाले। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना हेतु बहुत ही सावधानी की इसमें बता दूं आपको 3 मेथड दे रखे हैं, उत्पादन के आधार पर, आय के आधार पर और एक अपना व्यय के आधार पर। उत्पादन जो है वो अपने आय जो है व्यय के इक्वल अपनी होती है, तो तीनों ही विधियों में लगभग अपनी राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट इक्वल सा ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि राष्ट्रीय आय की गणना हेतु बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है कि आप जब राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हो तो आपको बहुत ही विशेष सावधानी पूर्वक इन को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी आय, कौन से व्यय या कौन से उत्पादन को हमें इसमें शामिल करना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की सही गणना के लिए पूर्ण सैद्धांतिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय की गणना हमें किस तरीके से करनी है, वो आपको इन विधियों की जानकारी होनी चाहिए, उनके सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर आर्थिक विश्लेषण, भावी अनुमान तथा नीति निर्माण व तदनुसार प्रभावी क्रियान्वयन निर्भर करता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर आपका आर्थिक विश्लेषण, आपकी जो नेशनल इनकम हो गई उसके आधार पर एक किसी भी कंट्री के जो है एक नीति निर्माण, जो नीतियां बनाते हैं हम लोग, आर्थिक विश्लेषण, भावी अनुमान, फ्यूचर के लिए किसी प्रकार की प्लानिंग वगैरह करना, ये तदनुसार प्रभावी क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर ही आपका डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आपकी नेशनल इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो उस कंट्री का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और नेशनल इनकम अगर कम होगी तो उस कंट्री का डेवलपमेंट भी हमें कम देखने को मिलता है। आई बात समझ में? अब करते हैं आगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां भिन्न भिन्न दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। पूर्व के अध्ययन में स्पष्ट है कि एक देश में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह होता है, कि राष्ट्रीय जो आय होती है उसका चक्राकार प्रवाह होता है। राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह के कारण एक पक्ष का व्यय जैसे परिवार, दूसरे पक्ष जैसे व्यवसाय की आय बन जाती है। यानी बता दें कि इसमें जो हम पढ़ के आए थे कि अपने जो सर्कुलेशन वाला जो पढ़ा था ना, फ्लो वाला, कि चक्राकार प्रवाह जो हम पढ़ के आए थे पिछले चैप्टर में राष्ट्रीय आय वाले में, उसमें हमने क्या पढ़ा था, 2 सेक्टर होते हैं, एक पारिवारिक और दूसरा व्यवसायिक। तो किसी एक सेक्टर का खर्चा, एक्सपेंसेस जो है वो दूसरे की क्या बन जाती है, आय बन जाती है। वही बात यहां पर बोल रही कि देश में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह होता है। राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह के कारण एक पक्ष का व्यय जैसे परिवार दूसरे पक्ष के क्या बन जाती है, आय बन जाती है। कि जैसे वो उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाते हैं व्यवसायिक क्षेत्र को, और व्यवसायिक क्षेत्र उनको क्या करता है, उनके बदले में उनका भुगतान करता है, और वही वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, उनके बदले में भुगतान होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक की इनकम दूसरे की आय बनती है। इसके विपरीत होने पर भी कोई अंतर नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों की जानकारी करना हमें जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे इसको मेथड है जिसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने में या कैलकुलेट करने में। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन विधि, ये जिसे मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आय विधि और व्यय विधि, तो ये तीनों विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय आय की गणना जो है उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि किसी के भी द्वारा करने पर राष्ट्रीय आय के प्रवाह की मात्रा समान ही रहती है। पहले तो ये हो, यह समानता रहने का मूल कारण क्या, भाई किसी से भी कैलकुलेट कर लो, आपका जो है आंसर जो है मेजरमेंट वो सही एकदम आने वाला है। एक देश में जितना भी उत्पादन होता है उससे बेचकर जो प्राप्त धनराशि है उत्पादन में सहयोगी उत्पादन के साधनों पर खर्च करते हैं, और वही जो बता रखा है कि मालिकों के विपरीत वह समस्त धनराशि होकर जब उसकी आय बनती है तो वापस उसी आय को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो देश के लोगों के पास जितनी आय होती है उस सीमा तक ही उनका व्यय बना रहता है। तो ये जो सब में इक्वल आने वाला है, तो इसीलिए अपनी राष्ट्रीय आय जो है वो इक्वल देखने को मिलती है किसी मेथड को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो। अतः देश का कुल उत्पादन देश की कुल आय हो जाती है, कि जितना प्रोडक्शन होगा वो कुल आय होगी, और उस देश के लोगों के पास जितनी आय होगी उतना ही वो खर्च करेंगे, उस सीमा तक ही खर्च करेंगे, तो इसलिए सब में सेम आने वाला है। तो अतः देश की राष्ट्रीय आय देश के कुल व्यय के रूप में बदल जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि कुल उत्पादन बराबर होगा राष्ट्रीय आय के और कुल राष्ट्रीय व्यय के, तीनों इक्वल हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो अभी तक हमने जो पढ़ा है यही पढ़ा है कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है, राष्ट्रीय जो आपकी जो भी डेवलपमेंट वगैरह है किसी भी कंट्री का, नीति निर्माण जो है वो, या भावी अनुमान है, भावी इन्वेस्टमेंट है, वो सारा किस पे डिपेंड करता है, वो आपके राष्ट्रीय आय पर डिपेंड करता है। अगर राष्ट्रीय आय कहीं ना कहीं ज्यादा होगी तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ये हमने पढ़ा था। वो कम होगी तो डेवलपमेंट भी कम देखने को मिलता है। फिर हमने सर्कुलेशन वाला पढ़ा था कि किसी एक सेक्टर का व्यय दूसरे सेक्टर की आय बनती है, या किसी एक सेक्टर की आय दूसरे सेक्टर की क्या बनती है, व्यय होता है। फिर 3 विधियां हमने पढ़ी, और तीनों ही विधियों में जो आपका आंसर है वो सेम आने वाला है, ठीक है। तो फिर हमने इसमें जैसे उत्पादन या आय विधि, व्यय विधि, तीनों विधियां थी अपनी, ठीक है। तो फिर हमने जो पढ़ रहे थे कि तीनों ही विधियों में अपना जो है कुल राष्ट्रीय आय वो क्या आने वाली है, समान आने वाली है। उत्पादन जो है वो किसी आय, आय जो है वो उतना ही आपका व्यय देखने को मिलता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट जो था वो उत्पादन विधि की। उत्पादन विधि को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो बता दें, जितनी भी मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज हैं वहां पर जो है प्रोडक्शन मेथड को ही अडॉप्ट किया जाता है नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। तो अधिकांश देशों की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से करते हैं। यह राष्ट्रीय आय में गणना की सबसे सरल विधि होती। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि से करने के लिए कृषि, खनिजों व उद्योगों एवं विभिन्न सेवा क्षेत्रों से उत्पादित अंतिम उपभोग वस्तु सेवाओं को शामिल करता है। भाई क्या है, सुनना ध्यान से, कि अधिकांश देशों की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से करते हैं, और राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि सबसे सरल विधि है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय गणना उत्पादन विधि से करने के लिए जो भी आपके तीनों क्षेत्र है ना, कृषि, खनिज, उद्योग या सेवा क्षेत्र, सबको शामिल करते हैं। सब में जितना प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहां पर ये लाइन ध्यान रखना, अंतिम उपभोग वस्तुओं सेवाओं को शामिल किया जाता है। अंतिम उपभोग वस्तुओं व सेवाओं को शामिल किया जाता है। यह ज्ञात रहे कि यहां अंतिम उपभोग्य वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग एक उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकता हेतु अथवा एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अंतिम उपभोग वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग एक उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकताएं उत्पादक द्वारा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार का है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादित अंतिम उपभोग वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाई जाती है। अंतिम उपभोग वस्तु क्या होती है, तो अंतिम उपभोग वस्तु या सेवा का क्षेत्र में बता रखा है जो सबसे लास्ट में जो वस्तु बनकर तैयार हो रही है, जो सेवाएं होती है, उसको शामिल करते हैं, और वो भी निर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय की गणना में अपन अर्धनिर्मित वस्तुओं को शामिल नहीं करते। तो राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादित अंतिम उपभोग वस्तुओं व सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाई जाती है। उत्पादित अंतिम उपभोग वस्तु और सेवाओं की सूची में प्रत्येक वस्तु, सेवा का नाम, उत्पादन मात्रा, बाजार में प्रचलित कीमत का उल्लेख किया जाता है, और अंतिम उपभोग वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा व कीमत को गुणा करके उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है। कि प्रोडक्शन आपका ज्ञात किया जाता है, जो भी अंतिम उपभोग वस्तु और सेवाएं हैं, और जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना की जाती है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति जो बता रखा है अंतरिम या मध्यवर्ती होती है। ये कुछ वस्तुएं जो होती है वो या तो अंतिम फाइनल जो होती है, या अपना WIP जो बता रखा मध्यवर्ती वस्तु मैंने बताया था, ठीक है। अंतिम वस्तु में जो अपने कैपिटल गुड्स और जो अपने है भोग वस्तुएं, दोनों प्रकार की वस्तुएं आती है। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं व सेवाओं को उत्पादक प्रक्रिया में काम में लेते हैं। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तु सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। पहले तो ये क्वेश्चन आ गया, अभी तक जो पढ़ा उसका फटाफट सारांश देखो कि उत्पादन विधि जो अधिकांश जो देशों में उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पादन विधि में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाई जाती है, और उनको जो भी प्राइस है बाजार कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ उसको बाजार कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे और राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय की गणना में। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं को शामिल किया जाता है, जानने पर राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना या भ्रामक गणना हो जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की जो भी बता रखा है कि दोहरी गणना या भ्रामक गणना भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि डबल काउंटिंग ना हो, अंतिम वस्तुओं भोग वस्तुओं को शामिल किया जो है वस्तुओं का योग ही जो अपना राष्ट्रीय आय है। फिर राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए भी जो प्रोडक्शन जो हुआ उसको डबल काउंटिंग ना हो जाए, डबल काउंटिंग अभी एक एग्जांपल भी देखेंगे कि वो ना हो जाए, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इस विधि डबल गणना से बचने के लिए जो हमने बताया था मूल्य संवर्धन विधि, वो अभी जो होगा कि आय की दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादन विधि की मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा प्रत्येक चरण पर उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात किया जाता है।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन के मूल्यों में से उत्पादन के साधनों पर किए गए खर्चे को घटाया जाता है। जो भी खर्चा लगा है पहले चरण में उत्पादन के मूल्य को घटा देते हैं। अब सुनना भी, क्या दोहरी गणना क्या होती है, डबल काउंटिंग क्या होती है, और उससे बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि को काम में लेते हैं। ये तो आपको बता रखा है कि हम लोग उत्पादन जो अपना जो प्रोडक्शन जो मेथड है, उत्पादन विधि जो है, उसमें हम अपनी नेशनल इनकम को कैसे काउंट करते हैं। इधर लगाते हैं क्रम संख्या, इधर जो भी अंतिम वस्तु और सेवा है उनका नाम लिखते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ, मार्केट प्राइस क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब का टोटल है वो क्या आ जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन। ये अपनी क्या होती है, कुल राष्ट्रीय आय होगी। दोहरी गणना, डबल काउंटिंग से बचने के लिए, भी डबल काउंटिंग इसमें नाम आया था, दोहरी गणना से बचने के लिए हम लोग मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग करते हैं। मूल्य संवर्धन विधि क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा सुनना, मूल्य संवर्धन विधि है क्या, कि एक किसान था, एक छोटा सा, एक क्वांटिटी छोटी मात्रा में हम लोग रहे हैं, एक किसान था, उसने 1 केजी गेहूं जो है वो बेचा, उसने बेचा आटा चक्की वाले को, ठीक है। 30 रुपए का जो गेहूं था उसने आटा चक्की वाले को बेचा, ठीक है। अब आटा चक्की वाले ने गेहूं को पीस के, ठीक है, आटा बना के उसको 1 किलो जो है उसने किसी बेकरी वाले को बेच दिया, ठीक है, 40 रुपए में। और बेकरी वाले ने जो बिस्किट बना के उसको 60 रुपए में बेच दिए। वस्तु का शेप ही चेंज हुआ। अब यहां पर आप प्रोडक्शन में, उत्पादन विधि में ये नहीं कर सकते कि अपनी कंट्री में 3 केजी 3 किलो गेहूं का प्रोडक्शन हो चुका है, 3 केजी प्रोडक्शन हो गया और उसको इस सूची में शामिल कर लिया। ऐसा नहीं होने वाला, आपको 1 केजी प्रोडक्शन ही शामिल करना है। अब बात आती है कि 30 रुपए शामिल करें, 40 करेंगे, 60 करें, भाई 30 करूं, 40 करूं कि 60 करूं, तो सुनना ध्यान से। मूल्य संवर्धन विधि, यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि 60, 40 और 30, अपनी 130 का हमारा जो है वो राष्ट्रीय हो गया, उत्पादन हो चुका, ऐसा नहीं कहने वाले। प्रोडक्शन 1 केजी हुआ और उस 1 केजी की जो प्राइस डिसाइड करोगे वो कैसे करोगे, एक तो इनिशियली प्राइस गेहूं कितने में, और फिर इनकी जो वैल्यू एडेड हुई है, जो बड़ा हुआ मूल्य 30 रुपए प्लस 30 और 40 का अंतर 10 रुपए, फिर इसका अंतर कि अपना इसका 30 और 60 का अंतर 30 रुपए, वो आपको ऐड करके फिर आपको उसमें 60 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 130 से। अब इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको छोट में समझाया। देखना कि माना एक बेकरी डबल रोटी का 1 किलो का पैकेट 60 रुपए में बेचता है। इसे बनाने के लिए 1 किलो आटा चाहिए और वो 40 रुपए में आटा चक्की से खरीदता है, और आटा चक्की का मालिक 1 किलोग्राम गेहूं 30 रुपए में किसान से खरीदता है। तो क्या बन गया, बेकरी वाले ने खरीदा 40 रुपए में आटा, और जो है फ्लोर मिल जो वाला है, आटा चक्की वाले ने खरीदा 30 रुपए में गेहूं, और उसने बेकरी वाले ने 60 रुपए में बेचा है। तो यहां पर सुनना, आटा चक्की, ऐसी स्थिति में बेकरी, आटा चक्की और किसान 1 किलोग्राम का उत्पादन भ्रामक मूल्य ना निकल के आ जाए कि बस 60 हो गया, 40 हो गया, 30 और हम इसमें शामिल करके और खुश हो जाएंगे अपनी 130, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन 1 केजी का ही है, वो केवल शेप चेंज हुआ है। तो किंतु इस स्थिति में देश में उत्पादन तो केवल 1 किलोग्राम ही हुआ है, अतः उत्पादन का वास्तविक मूल्य क्या लेना है, इनिशियल प्राइस और फिर जो भी वैल्यू एडेड हुई है, उत्पादन का मूल्य, आटा चक्की के उत्पादन का वास्तविक मूल्य प्लस बेकरी के उत्पादन का सही मूल्य जो है आपका इक्वल जो बता रखा है, इसके आना चाहिए, ठीक है। कि अब ये कैसे निकालते हैं, ये वापस ये फॉर्मूला बता रखा है कि आप इनिशियल प्राइस को लो, आप सॉरी ये इसमें 30 रुपीज को लो, इनिशियल प्राइस कितनी थी 30 रुपए, फिर 30 उसने कितने बेचे 40 में, भाई आटे चक्की वाले ने कितने में बेचा उसको 40 में, तो 30 और 40 का अंतर 10 रुपए, और फिर आप उसको लो कि उस आटे वाले ने उसको बेकरी वाले को कितने में बेचा 60 में, 40 और 60 का अंतर 20, और ये लो 20, टोटल कितना मूल्य आएगा 60 रुपए आएगा, ठीक है। ये 30 रुपए इनिशियल प्राइस, और ये आटा चक्की और बेकरी वाले का डिफरेंस, और ये किसान और उसके बेकरी आटा चक्की वाले का डिफरेंस, और ये 20 रुपए जो है वो आटा चक्की और अपना बेकरी वाले का जो डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। तो ये आपको 60 रुपए प्राइस लेना है। तो हम यहाँ पर 60 रुपए जो है यहाँ अपने मूल्य में शामिल करेंगे और प्रोडक्शन 1 केजी बताएंगे, बाजार कीमत 60 रुपए होगी। तो इस प्रकार केवल 1 किलोग्राम उत्पादन का सही मूल्य 130 रुपए के स्थान पर कितना बताएंगे, 60 रुपए ही होगा। अतः राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इन बातों को विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, तो राष्ट्रीय आय की गणना है वो गलत मूल्य बताएगी और एक भ्रामक जो आपको नेशनल इनकम देखने को मिलेगी। मूल्यह्रास क्या होता है, तो मूल्यह्रास सबको पता है कि जो भी पूंजीगत वस्तुएं होती है उनको निरंतर काम में लेने के कारण उनके पुर्जों में जो गिरावट आती है, कि उत्पादन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों में टूट फूट या गिरावट भी देखने को मिलती है। मूल्यह्रास इसी प्रकार की अन्य हानि होती है। पूंजीगत जो होता है, मशीनें टूट फूट व गिरावट होती है। नई तकनीक की मशीनें इत्यादि बाजार में आ जाने के कारण पुरानी पूंजी मशीनें बेकार हो जाती है। उत्पादन के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी होती है। इस तरह उत्पादन प्रक्रिया से कमाई गई शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना के लिए गिरावट मूल्य एक प्रकार की हानि होती है। इसलिए गिरावट
या मूल्य ह्रास को सकल आय में से घटाया जाता है। तो ये जो था हमने अपनी फर्स्ट जो था मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमने पूरा जो है नेक्स्ट क्लास में हम अगला मेथड पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इसका फटाफट देख लें कि सबसे पहले आया था डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपके नेशनल इनकम पे, ठीक है। और फिर ये सर्कुलेशन फ्लो हमने पढ़ा था, किसी एक सेक्टर का खर्चा दूसरे की क्या होगी, आय बन जाएगी। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ठीक है। सब में इक्वली अपने आने वाली नेशनल इनकम। फिर हमने उत्पादन विधि की अधिकांश जो कंट्री है वो कौन से मेथड को अडॉप्ट करती है, उत्पादन विधि को अडॉप्ट करती है। उत्पादन विधि क्या, तीनों सेक्टर जो बता रखा, क्षेत्र जो बता रखे, उनमें होने वाला टोटल प्रोडक्शन, वो भी अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं होगी, उनकी सूची बनाते हैं, अंतिम वस्तुएं कौन कौन सी है। डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए मूल्य संवर्धन विधि को काम में लेते हैं। एक सारणी बनाते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय की गणना की जाती है। उस सारणी का फॉर्मेट कैसा होता है ये आपको बता रखा है। क्रम संख्या, अंतिम वस्तुओं, सेवाएं, मात्रा, बाजार कीमत और मल्टीप्लाई में। दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि। और मूल्य संवर्धन विधि क्या है कि आपका जो है वस्तु का शेप चेंज हो रहा है, तो यहां पर उस वस्तु से ही जो बना है प्रोडक्शन उतना ही बताना है, स्टार्टिंग वाला इनिशियली, और उस इनिशियल प्राइस में आपको वैल्यू एडेड जो हुआ वो प्राइस ऐड करनी है, बस इतना ही है। मूल्य ह्रास किसे कहते हैं, तो जो भी पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं उनको निरंतर काम में लेने के कारण पूर्जों में गिरावट आती है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये अपना जो था कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं। थैंक यू।